नमस्कार, मैं संदीप जायसवाल, ऑसन लेबोरेटरीज़ का मैनेजिंग डायरेक्टर आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूँ। और मैं एक फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी और वेटनरी में कुछ नई आविष्कार के बारे में बताना चाहता हूँ, जो आप मुझे लगता है मुझे आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और समय अनुकूल ही आपको लगेगा। हमारी सारी इनोवेशंस सब ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न पे हुई और मैं काफ़ी सालों से अपने ऑस्ट्रेलियन पार्टनर के साथ काम कर रहा था। अब मैं भारत में आ गया हूँ। सारी साइंटिफिक इनोवेशन, लैब, रिसर्च अब ऑस्ट्रेलिया से हम भारत में आ गए हैं और हमारे पार्टनर्स के साथ हम बहुत ऑस्ट्रेलिया टेक्नोलॉजी को लेके आए हैं। और ऑस्ट्रेलिया कृषि विज्ञान में, फूड टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे है। हमारी इस बात उनके साथ एक ही झड़प होती है, वो कि क्रिकेट में। इसके अलावा हम लोग अच्छे दोस्त हैं और ऑस्ट्रेलिया ने काफ़ी इन्वेस्ट भी किया है भारत में इस टेक्नोलॉजी को यहाँ लाने में। इस चीज़ पे हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन करेंगे और हमारे साथ हमारे टीम मेंबर्स हैं जिनके साथ मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। हमारे साथ विनय ओसवाल जी हैं। 45 साल का अनुभव है फूड टेक्नोलॉजी में। तो इनकी गाइडेंस में हम लोगों ने काम किया है। हमारी यंग टीम है, हमारी अंडर 30 सारी टीम मेंबर्स अंडर 30 हैं। सब यूनिवर्सिटी से फ्रेश, इंटेलिजेंट और टैलेंटेड लोग हैं और इन ओसवाल जी के गाइडेंस में सब काम कर रहे हैं। और मैं आपको मुलाकात करा रहा हूँ निकिता भोसले से, जो हमारी चीफ माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, और मनीषा डांगे हमारे बगल में हैं, जो कि हमारी फूड और डेयरी बिज़नेस को लीड कर रही हैं। बहुत प्रैक्टिकल इनका एक्सपीरियंस है और मैं कुछ बताना चाहता हूँ एक नई चीज़ को। आपको पता है कि भारत में हम इतने कृषि के उत्पादन करते हैं, डेयरी में नंबर 1 हैं हम, फिर भी हमारा 25 से 30% हमारी जो हार्वेस्ट है, पोस्ट हार्वेस्ट, वो नुकसान होती है, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी के कारण खाना सड़ जाते हैं, ऑक्सीडेशन के कारण। तो इतने मेहनत से जो हम लोगों ने उगाया है, उसी तरह डेयरी में भी इतने मेहनत से, इतने गायों के साथ मिलके जो हमने बनाया है, उसको हम रख नहीं पाते हैं। और कई कारण हैं उसको हम नहीं रख पाते, वो हम ओसवाल जी हमें डिटेल में बताएंगे। तो हम लोगों ने एक नया प्रोडक्ट आविष्कार किया हुआ है, पीछे हमने रखा है मिरेकल एवरीडे। नाम ही हमने रखा है मिरेकल, क्योंकि मिरेकल ही है एक तरह से। तो जैसे हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे काम करते हैं, आपको पता है कि जैसे स्ट्रॉबेरी की बात लेते हैं। स्ट्रॉबेरी आपको पता है कि अगर एक दिन भी हम रेफ्रिजरेट नहीं करें तो ख़राब हो जाते हैं। अब इतने सारे स्ट्रॉबेरी महाबलेश्वर से निकल के भारत के दूसरे जगह जाना, उसको पूरा कोल्ड चेन रखना। तो हम लोगों ने सोचा क्या हम स्ट्रॉबेरी को बिना कोल्ड चेन के हम कर सकते हैं क्या। उसी तरह आम के सीज़न में आम आते हैं, जो 4-5 दिन में आम ख़राब हो जाते हैं, तो क्या उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं क्या। काफ़ी सारे हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल एक्सपोर्ट होते हैं, किंतु उसको एयरलिफ्ट करना पड़ता है क्योंकि उसकी शेल्फ लाइफ नहीं रहती है। उसी तरह गर्मी के समय आप जब कोरिएंडर या धनिया देखें, वो 1-2 दिन में ख़राब है। क्या हम उसको रख सकते हैं क्या। क्या बाज़ार में जो छोटे छोटे दुकानों में जो बिकती हैं, उनकी सबसे बड़ी समस्या है शेल्फ़ लाइफ की। आप किसी भी शाम में किसी भाजी वाले के पास जाओ तो उसकी सबसे बड़ी उसका टेंशन यही है कि ये भाजी ख़राब हो जाएगी, इसको कैसे भी कम पैसे में बेच। तो क्या हम उसको रख सकते हैं क्या। उसी तरह हमारे देश में दूध का, इतनी दूध में हम नंबर 1 हैं, किंतु दूध को हम रख नहीं पाते क्योंकि हमारे पास वैसी रेफ्रिजरेशन और कोल्ड चेन की व्यवस्था नहीं है। तो क्या हम दूध को सही तरीके से रख सकते हैं क्या। इन सब विषयों पे हम चर्चा करेंगे। तो हम लोगों ने L44F जो फूड के लिए बनाया, ये बेसिकली एक ऐसा लिक्विड है जो बैक्टीरिया साइड, वायरुसाइड और फंगीसाइड है। मतलब बैक्टीरिया को भी मारती है, फंगस को भी मारती है और वायरस को भी मारती है। और ये 100% ऑर्गेनिक ऑस्ट्रेलिया में सर्टिफाइड है, न्यूजीलैंड में सर्टिफाइड है, भारत में ICAR ने भी इसको सर्टिफाई किया रेसिड्यू फ्री। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है कि जितने फ्रूट्स वेजिटेबल को हमने ट्रीट किया है,
वो सारे के सारे एक्सपोर्ट हो रहे हैं, यूरोपियन स्टैंडर्ड को पास करते हुए निकल रहे हैं। तो ये सब मतलब चीज़ मुझे बताने में बहुत खुशी हो रही है कि हम शेल्फ लाइफ को बढ़ा के उत्पादन को हम रोक सकते हैं, काफ़ी दिनों तक रख सकते हैं, किसानों को हम ज़्यादा आय दे सकते हैं। इसके अलावा जो भी रिटेल में है, डिस्ट्रीब्यूशन में है, हम सबको मदद कर सकते हैं। तो एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। और थोड़ा मैं इसके विज्ञान के बारे में ओसवाल जी को कहूँगा कि आप इस पर थोड़ा प्रकाश डालें कि काम कैसे करता है हमारा इनोवेशन जो भी हम लोगों ने किया है। देखें तो प्रकृति ने ऐसा एक गुण सभी में दिया है कि कोई भी चीज़ जो पैदा हुई है वो वापस मिट्टी में मिल जाए, और उसको मिट्टी में मिलाने के लिए कुछ केमिकल प्रक्रियाएं, रासायनिक प्रक्रियाएं, कुछ बायोलॉजिकल प्रक्रिया, ये सभी भगवान ने प्रकृति में ऐसी डाल दी हैं जिससे कि हर चीज़ मिट्टी में धीरे धीरे मिल जाए। चाहे फल हो, चाहे अपने खाद्य पदार्थ हो, चाहे हमारा खुद का शरीर हो, ये सब मिट्टी में मिलने के लिए एंजाइम्स बना दिए। इन्हीं को मिल जाने के लिए बैक्टीरिया, ईस्ट, मोल्ड, ये सारे जीव डाल दिए जिससे ये इन चीज़ों को खा जाए और मिट्टी में मिलाए। अब हमारा काम ये है कि जब तक हम चाहें इस प्रक्रिया को धीमा कर दें या रोक लें, और तभी किसान को उसकी चीज़ों को बाज़ार तक लाने का समय मिल सकता है, प्रोसेसर्स को प्रोसेस करके मार्केट में बेचने का भी समय मिल सकता। और ये करने के लिए आज बहुत सारे प्रक्रियाओं और रासायनिक सब्सटेंसेस की यूज़ की जाती है, बहुत सारे केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं प्रोसेसिंग में, और प्रिजर्वेटिव्स बने हैं, नए नए तरीके ईजाद किए जा रहे हैं, हीट प्रोसेसिंग हो, कैनिंग हो, रेफ्रिजरेशन हो। पर केमिकल का यूज़ करके जब हम प्रिजर्वेशन करते हैं तो थोड़ा ना थोड़ा केमिकल रोज़ कोई ना कोई खाद्य पदार्थ के साथ बच्चे खा रहे हैं, फैमिलीज खा रही हैं, और उनसे हम नेचर के अगेंस्ट में जा रहे हैं। तो ये जो L44F जो प्रोडक्ट है, ये रासायनिक पदार्थ नहीं बना, ये केमिकली सिंथेसाइज किया हुआ नहीं है। ये पेड़ों को ही प्रकृति ने एक शक्ति दी है कि वो अपने आप को डिफेंड कर सके, बैक्टीरिया से, ईस्ट से, मोल्ड से, फफूंदी से अपने आप को डिफेंस में रख के कैसे ये पनप सकते हैं, कैसे फलों का उत्पादन कर सकते हैं पेड़ पौधे। तो उसके लिए नेचर ने, प्रकृति ने एक प्रक्रिया बना करके कुछ बायोफ्लेवोनॉइड्स जो हैं पेड़ों को दिए, जो कि उनको बराबर संभाल के रखते हैं। अब जो ऑस्ट्रेलिया में काम हुआ है ओसन लेबोरेटरीज में, वो जो ईजाद हुई हैं चीज़ें, उसमें ये बायोफ्लेवोनॉइड्स में से कुछ बायोफ्लेवोनॉइड बहुत अच्छे एक्टिव वाले एक्सट्रैक्ट किए गए हैं, और उनसे ये L44F का सॉल्यूशन बनाया गया, जो कि नेचर से आया है, प्रकृति से आया है। फ्रूट्स पे, वेजिटेबल्स पे, अपनी सब्जियों पे, अपने फल फूलों पे जब हम यूज़ करते हैं तो उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, क्योंकि अब जो बैक्टीरिया इन फलों को या इन सब्जियों को ख़राब करने के लिए एक्टिव थे, वो जब हम बायोफ्लेवोनॉइड्स इसके L44F के सॉल्यूशन के यूज़ करते हैं तो ये बैक्टीरिया वो काम नहीं कर सकते, क्योंकि या तो वो मर जाते हैं या तो वो स्लो हो जाते हैं। इन चीज़ों का प्रयोग हम करके देख रहे हैं कि सब्जियों में, कौन सी सब्ज़ी में कैसे वो काम करके, और कितना हम यूज़ करें, कितना स्ट्रेंथ में यूज़ करें, जिससे कि सब्जियों की लाइफ। हमने देखा भी है कि जैसे शिमला मिर्च हो या कट की हुई सब्जियां हो, कट की हुई शिमला मिर्च हो, पीसेस हो, उनके भी हमने 3 से 4 गुना तक शेल्फ लाइफ बढ़ा करके और एस्टेब्लिश किया है।
पनीर में भी हमने एस्टेब्लिश किया है कि पनीर की शेल्फ लाइफ 20 से 21 दिन हो जाते हैं, जो नहीं तो 4 या 5 दिन में ही ख़राब हो जाता है। और क्योंकि ये प्रकृति से आया है तो इसका सारा सर्टिफिकेशन हमने करा के लिया, और आज हम FSSAI द्वारा खाने की चीज़ों में प्रयोग करने के लिए हमें इसकी परमिशन भी मिल चुकी है। तो अब ये जो काम कर रहा है, इसमें जब ये बैक्टीरिया को मारता है तो ये मैकेनिकली मारता है, मतलब ये कोई केमिकली मारने की प्रक्रिया नहीं करता, ये उसकी सेल वॉल में चुभ कर उसको मारता, जिससे कि ये बैक्टीरिया, ये जो ईस्ट हैं, जो मोल्ड हैं, जो फफूंदी है, इनको आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया है, जो मल्टीप्लिकेशन की प्रक्रिया है, वो सभी रुक जाती है, ये मर जाते हैं। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी फ़ायदे की चीज़ आज हमारे हाथों तो में उस्वाल जी, मैं इसको थोड़ा साधारण भाषा में समझाना चाहता हूँ। मैकेनिकल किल, जिसको मैं हर बार बताता हूँ कि मैकेनिकल किल हमारी जो बैक्टीरिया या वायरस को मारने की प्रक्रिया है, मैकेनिकल किल। साधारणतः जब हम यूज़ करते हैं घरों में मच्छर मारने के लिए या कोई भी और दवा, वो केमिकल किल करते हैं। तो आपने देखा होगा कि कई सालों में सारे जितने पैथोजेंस हैं या इंसेक्ट हैं, उनकी रेजिस्टेंस पावर बढ़ जाती है। तो यानी पहले आप जितना देते तो उससे ज़्यादा आप स्प्रे करके मांग रहे हैं। आजकल के डॉक्टर भी कहते हैं कि भाई आप एंटीबायोटिक खा रहे हैं, अभी ज़्यादा खाना है, क्योंकि हमारे अंदर में जो पैथोजेंस है शरीर के अंदर, उन्होंने रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया। पर क्या हो अगर इन पैथोजन को हम ऐसा मारें जैसे कि हम किसी चाकू से मार रहे हैं या तलवार से मार रहे हैं, तो मैकेनिकल किल इसको हम कहते हैं, क्योंकि आप रेजिस्टेंस डेवलप ही नहीं कर सकता। अगर हज़ारों साल भी हम फ्लावोनॉइड से मारे, मतलब मैकेनिकल किल से मारे, तो रेजिस्टेंस डेवलप नहीं कर सकती और प्रकृति में इसका कोई भी असर नहीं होता। इसके पीछे साइंस ये है, हम लोगों ने जो फ्लावोनॉइड्स लिया है वो ऑरेंज पील से लिया है। बेसिकली प्रकृति ने ऐसा फ्लावोनॉइड दिया ही है कि हर छोटे फल को कीड़ों से या पैथोजन से बचा के रखे, ठीक है। किंतु प्रकृति कभी भी उसको किसी तरह से केमिकली इफ़ेक्ट नहीं करना चाहती, इसीलिए मैकेनिकल किल का प्रोसेस दिया। हम लोगों ने उस प्रोसेस को बस बॉटल कर लिया है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने प्रकृति से लिया है। अब मैं थोड़ा बात करना चाहता हूँ मनीषा से। मनीषा, आपने डेयरी में काफ़ी काम किया है, थोड़ा बताएं आपने हमारे इस इनोवेशन को डेयरी के किस किस एरियाज़ में आपने काम किया और रिज़ल्ट क्या मिले। अगर डेयरी की बात की जाए तो सबसे पहले जो दूध बहुत बेसिक है डेयरी में, क्योंकि दूध को ही हम प्रोसेस करते हैं, प्रोक्योर करते हैं, उसके बाद उसी से हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, करेक्ट। सबसे पहले जब दूध गाय की थान से निकलता है तो वो कंटामिनेट नहीं होता है, उसमें बैक्टीरियाज नहीं होते। बट जिस सरफेस के कांटेक्ट में वो आता है, उस सरफेस पे अगर बैक्टीरियाज प्रेजेंट हो तो वो दूध में मिल जाते हैं। वहाँ से दूध ख़राब होना चालू हो जाता है, जिसे लोग बोलते हैं कि हम बर्तन धोते हैं, बट क्या आप वाकई में उसे धोते हो कि सिर्फ पानी से साफ़ करते हो? बर्तन पे जो भी बैक्टीरियाज है उनका मरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो किसी भी केमिकल से नहीं हो पाता है। या अगर जो भी केमिकल मार्केट में अवेलेबल है, अगर आप वो यूज़ कर रहे हो तो उसमें से कुछ है जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है एंड कुछ है जो ऑक्सीडेशन कर दे दूध का। उसकी जगह पे हमने जो काम किया वो प्रोक्यूरमेंट की प्रोसेस से लेके फाइनल जब प्रोडक्ट बन के वो डिलीवर करते हैं उस स्टेज तक हमने उस पर काम किया था। सबसे पहले जिन कैंस में दूध आता है उन कैन को डिसइंफेक्ट करना, इसमें हमारा प्रोडक्ट जो है डिसइंफेक्ट करना क्या है जरा मुझे पता है। अच्छा, आसान शब्दों में। अच्छा, डिसइंफेक्ट करना मतलब जो भी कैन है या जो भी इक्विपमेंट हम यूज़ करते हैं उसे स्प्रे करना है हमें हमारे सोल्यूशन से, जो कि है मिराकल एवरीडे L44D। जब हम स्प्रे करते हैं तो जो भी बैक्टीरिया का लोड उस पर प्रेजेंट है वो उसे मारता है इन द सेंस जैसे आपने बताया मैकेनिकल किलिंग से। मैकेनिकल किलिंग से हमें वो बैक्टीरियाज मारने हैं जो सिर्फ पानी से या गर्म पानी से नहीं मर सकते। यानी आप ये कह रही हैं कि जिस कैन में हम दूध को रख रहे हैं या किसी बड़े टैंकर में हम कच्चे दूध को रख रहे हैं, उसको अगर हम क्लीन कर दें तो दूध, जो कच्चा दूध है, वो काफ़ी देर तक टिक सकता है। सही है, यही है। दूध की एसिडिटी बढ़ने का रीज़न जो होता है बैक्टीरियल ग्रोथ। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया दूध का एक पार्ट है, दूध का घटक होते हैं। उसके साथ उनकी एक ग्रोथ रेट है, फिक्स होती है दूध में।
बट जो भी कंटामिनेटिव बैक्टीरियाज होते हैं या जो स्पॉइलिश बैक्टीरिया होते हैं, जब वो उस सरफेस पे हो एंड उनकी एक्टिविटी, उनकी जितनी ज़्यादा ग्रोथ होती है उस हिसाब से एसिडिटी बहुत फास्ट बढ़ती है. सो इसीलिए जब दूध की एसिडिटी एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा बढ़ जाती है तब हम बोलते हैं कि दूध ख़राब हो चुका है या दूध खट्टा हो चुका है. एग्जैक्टली. ये जो एसिड बनता है उससे खटास पैदा होती है. करेक्ट. और फिर वो क्योंकि खट्टा भी होता है और उसके एसिड बनते हैं तो दूध फिर फटने के कारण हो जाता है. करेक्ट. तो दूध में हमने देखा है कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है. हाँ. कभी कभी तो बिना कोल्ड चेन के अगर बर्तनों को साफ़ किया गया तो 9-10 घंटे तक हमने रखा है. करेक्ट. और अगर थोड़ा कोल्ड चेन मिला तो 48 घंटे से ऊपर रखा है. हाँ, सही. ये हमने देखा है. और पास्चराइज भी मिल्क जो है दूध, उसमें भी काफ़ी हमें एक्सटेंडेड सेल्फ लाइफ मिला है. पास्चराइज मिल्क की अगर हम बात करें, पास्चराइज मिल्क भी कुछ ऐसी डेयरीज है या कुछ ऐसे लोग हैं जो दूध को पास्चराइज करके फिर डेयरीज को आगे भेजते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस उन्हें ट्रैवल करना होता है. पास्चराइज मिल्क में भी जिस टैंकर में हम उसे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, अगर वो टैंकर प्रॉपरली क्लीन नहीं किया गया है, क्लीन मतलब सिर्फ उसे पानी से धोना नहीं है, जो भी दूध है, दूध के रेसिड्यूज को साफ करना है, जो भी बैक्टीरियाज है उन्हें अगर हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, मारते हैं, तब जाके दूध जो हम नेक्स्ट बैच उसमें ऐड करेंगे वो हम कह सकते हैं कि वो ज़्यादा समय तक टिक पाएगा. मतलब खाने योग्य रह पाएगा, पीने योग्य जो भी हम दूध यूज़ करते हैं कंजम्पशन के लिए वो सही होना चाहिए. बिल्कुल. और पास्चराइजेशन का मतलब यही है कि जितनी बीमारी वाले कीटाणु हैं वो तो कंप्लीटली मर जाए और जो बाकी के हैं वो इतने कम हो जाए कि दूध ज़्यादा देर तक टिके भी. और क्योंकि उसमें से बीमारी वाले सब मर चुके हैं वो इतना सेफ हो गया है कि आप बच्चों को भी आराम से पिला सकते हैं. तो पास्चराइजेशन करना एक आवश्यक चीज़ है. पर अगर आप गंदे बर्तन में पहले रॉ मिल्क रखेंगे तो इतने ज़्यादा बैक्टीरिया हो जाते हैं क्योंकि एक बैक्टीरिया 12 घंटे में 80 लाख से 2 करोड़ तक के बैक्टीरिया पैदा कर सकता है. और उनको जितना समय मिलेगा और जितना अच्छा खाना मिलेगा, जैसे कि दूध खुद अच्छा खाना है, उनके नंबर्स बढ़ते ही रहते हैं. तो हमें तो उनको कंट्रोल में रखना है और उनको कंप्लीटली मारना है. और उनको जितना समय मिलेगा और जितना अच्छा खाना मिलेगा, जैसे कि दूध खुद अच्छा खाना है, उनके नंबर्स बढ़ते ही रहते हैं. तो हमें तो उनको कंट्रोल में रखना है और उनको कंप्लीटली मारना है. एक चीज़ मैं इसमें बताना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा ज़्यादातर मैंने अपने लाइफ के 27 साल भारत के बाहर ही रहे, वेस्टर्न कंट्रीज़ में रहा. वहाँ मुझे ये देखने को मिला है कि जहाँ डेयरी है गाय भी वहीं है, इसलिए डिस्टेंस नहीं है मतलब दूध को फैक्ट्री में ले जाना. पर हमारे यहाँ क्योंकि हर छोटे छोटे किसानों के पास 2-4 गायें रहती हैं, उन सारे को दूध को कलेक्ट करना, उनके पास वैसे बर्तन की सैनिटेशन नहीं है, वो सारे दूध को कलेक्ट करके फिर ले जाना, वो कोल्ड चेन नहीं है. इसी कारण जो हमें असुविधा ऑस्ट्रेलिया में नहीं हुई, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ वो बहुत बड़े समस्या है. और दूध एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसा अमृत है जिसे एक छोटा बच्चा भी, इन्फेंट भी पीता है और 90 साल का बूढ़ा भी पीता है. तो उसकी सुरक्षा होनी बहुत, उसको सही होना बहुत ज़रूरी है. तो हमने देखा है कि जब भी हमने टैंक को क्लीन किया या बर्तन को क्लीन किया, कच्चे दूध भी काफ़ी देर तक रहता है और अच्छी क्वालिटी में रहती है. ये बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट बताना मुझे ज़रूरत है. मुझे दुख हो गया, भारत ही खुद होते हुए भारत में आके मैंने देखा है कि दूध को टिकाने के लिए, जैसे आप कहते हैं खट्टापन को रोकने के लिए कॉस्टिक सोडा और बाकी गलत इस्तेमाल करते ताकि दूध को स्टेबल रहे, जो शरीर के लिए बहुत ही ख़राब है. मतलब कॉस्टिक सोडा और ये तो कार्सोजेनिक है, कैंसर कॉजिंग है ही. और मुझे दुख होता है कि ऐसे लोग भी हैं जो दूध में ऐसे मिला के दूध को स्टेबिलिटी को रखते हैं, पर उसी दूध को एक छोटा बच्चा भी पी रहा है, वृद्ध आदमी भी पी रहा है, तो वो सही नहीं है. भारत की एक बड़ी समस्या रही है. सभी जो भी अथॉरिटीज़ हैं, जितने भी फूड सेफ्टी अथॉरिटी के लोग हैं, हर एक स्टेट के FDAs हैं, सबकी एक फोकस यही रहती है कि दूध में मिलावट न हो और कैसे इसे कम किया जाए. और L44
डी का यूज़ और L44F का यूज़ इतना प्रभावशाली है कि आने वाले समय में हम भारत में ऐसा दूध उपलब्ध करा सकते हैं जिसमें मिलावट की ज़रूरत ही ना पड़ी हो, जिससे वो हमेशा देर तक टिक भी पाए और उसका टेस्ट भी एकदम बरकरार रहे। इस पे एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी जो हमने किया है, मतलब जो ट्रायल करके, एक ट्रायल से हमने कभी किसी को नहीं रेकमेंड किया है कि आप ये यूज़ करना चालू करें। जब पास्चराइज मिल्क की भी अगर हम बात करते हैं तो जिस प्रोसेसिंग सिस्टम में उसका पास्चराइजेशन होता है, क्या वो प्रॉपरली सैनिटाइज है? सबसे पहले तो ये बात है, क्योंकि CIP हम जो बोलते हैं, जो हम क्या जरा डिटेल बताएं। क्लीन इन प्लेस, मतलब जो प्रोसेसिंग लाइंस है उन्हें आफ्टर पास्चराइजेशन एक कंप्लीट साइकिल होने के बाद कॉस्टिक से, एसिड से डिसइंफेक्ट किया जाता है या क्लीन किया जाता है। जो भी दूध के रेसिड्यूज होते हैं उन्हें क्लीन करने के लिए, ताकि वो नेक्स्ट बैच के लिए कंटामिनेशन ना साबित हो, क्योंकि इस बैच वाला दूध नेक्स्ट बैच के लिए कंटामिनेशन ही है या फॉरेन बॉडी है। सो जब हम CIP की लास्ट साइकिल में एज ए कोल्ड सैनिटाइजर करके L44D का सर्कुलेशन जब करते हैं, 20 मिनट के लिए हमें सर्कुलेशन करना है। उसके बाद जो दूध प्रोसेस होता है, एंड वो दूध अगर आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर चेन के थ्रू भी अगर लेके जाते हैं, सो वो दूध, जहाँ पे कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जहाँ पे दूध दूसरे दिन ही ख़राब हो जाता है या दूध में फाउल स्मेल आना चालू होता है। उसका रीज़न क्या है कि जो भी पास्चराइज मिल्क में, उसमें भी बैक्टीरियाज है जो दूध को जल्दी ख़राब कर रहा है। जिस पास्चराइज मिल्क की शेल्फ लाइफ 3 दिन होती है, वो पास्चराइज मिल्क दूसरे दिन कैसे ख़राब हो सकता है? बिकॉज आप जो स्टैंडर्डाइज सैनिटेशन प्रैक्टिसेस कर रहे हो वो अप टू द मार्क नहीं है। सो वहाँ पे हमने क्या रिकमेंड किया, आप CIP करो L44D के साथ, एंड उसके बाद जब आप दूध प्रोसेस करोगे तो वो दूध 3 दिन से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में रहेगा, ताकि कंज्यूमेबल रहेगा। अभी हम लोग ये बताएं, पनीर पे हम लोगों ने काफ़ी काम किया, ठीक है। उत्तर भारत में, महाराष्ट्र में, यूपी में बहुत पनीर पे हम लोगों ने सैकड़ों ट्रायल किए। थोड़ा आप बताएं, और निकिता आप भी बताएं, आपने लैब में काम किया है। अभी एक हम लोग पनीर ले आए यूपी से, ठीक है, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? सर, अगर मेरा अनुभव बताना चाहूँ मैं कि लैब में जो भी हमने पनीर लाए थे जो उत्तर भारत से थे, एक स्पेसिफिक डेज तक वो अच्छा था। उसके बाद हम बोल सकते 20 डेज ज़्यादा से ज़्यादा। पर अगर कंट्रोल का देखा जाए, जिसमें कंट्रोल क्या होता है? कंट्रोल वाला जो है उसमें ट्रीटेड नहीं है, जो नॉर्मल प्रोसेस से डेयरी में बनाया जाता है वो वाला पनीर रहता है कंट्रोल, एज अ कंट्रोल। और जो ट्रीटेड वाला था वो पनीर का अगर हम देखें पैकेज देखें तो वो अभी भी अच्छा है। आज तो मतलब कितने दिन हो गए? अभी 35 डेज हो गए उसको, 35 दिन। हाँ। 35 दिन तक वो अच्छा है। और जो कंट्रोल था वो वाला सैंपल अगर हम देखें तो 20 डेज के बाद उसमें उसका जो पैकेजिंग है वो फूला हुआ है बहुत ज़्यादा। क्योंकि अगर हम देखें उसके पीछे का लॉजिक कि ये क्यों फूला हुआ है, तो उसके आगे हम ये बोल सकते हैं कि उसमें जो बैक्टीरियाज है, पैथोजेनिक बैक्टीरियाज जो गैस फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें कोलीफॉर्म्स आते हैं, क्लोस्ट्रीडियम है, बैसिलस स्पीसीज़ है जो गैस फॉर्मेशन करते हैं, उसके वजह से वो फूलता है। तो वो खाने के लायक नहीं है अगर हम देखें तो, क्योंकि उसमें पैथोजेनिक बैक्टीरियाज है जो जिसकी ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा रहेगी। अगर किसी को रेकमेंड करना है कि पाउच देख के भी आप खा सकते हो या नहीं खा सकते हो, तो हम पाउच देख के भी बोल सकते हैं कि L44 ट्रीटेड सैंपल अभी भी खाने लायक है, और जो कंट्रोल है वो खाने लायक नहीं है। उस्वल जी, हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है कि हमारा L44F और D बैक्टीरिया को मारता है, पर आप ये बताएं सिर्फ बैक्टीरिया ही एक नहीं है, एक पॉइंट जिसके कारण कोई भी फूड या डेयरी खराब, ऑक्सीडेशन बोल के भी कुछ है। जरा ऑक्सीडेशन के बारे में बताएं हमें। जैसे तेल बास जाते हैं, जैसे कोई चीज़ का टेस्ट बदल के वो बासी लगता है। वो क्यों लगता है? क्योंकि कुछ रासायनिक प्रक्रियाएं ऑक्सीजन कर रही है, जो कि अंदर के तेल हों, जो फ्लेवर्स हों, उनके साथ वो ऑक्सीजन जोड़ करके उनका नेचर बदल देती है। तो फ्लेवोनॉइड्स, जो बायोफ्लेवोनॉइड्स जो L44F में हैं या L44D में हैं, वो अंदर जा कर के और ऐसी ऑक्सीजन को
अपने ऑयल्स से साथ में जुड़ने ही नहीं देती, जिसके कारण ये पूरा का पूरा जो फ्लेवर बदलने की जो प्रक्रिया है वो रुक जाती है। तो ओरिजिनल टेस्ट जो कि फ्रेश दूध में है या फ्रेश पनीर में है या फ्रेश सब्जियों में है वो बरकरार रहता है, वो ज़्यादा समय तक चलता है। आप ये देखेंगे कि फलों में हो जैसे स्ट्रॉबेरी में, तो आप उसका रंग भी उज्जवल पाएंगे और फ्लेवर भी ज़्यादा अच्छा पाएंगे। इसी तरह पनीर में आप देखेंगे, और इसी तरह सेब, कटा हुआ सेब हो उसकी भी ब्राउनिंग को हम लोग रोक देते हैं। हाँ, उसकी ब्राउनिंग रुक जाती है क्योंकि वो भी एक एंजाइमेटिक रिएक्शन है। प्रकृति ने जो प्रक्रियाएं बनाई हैं, खुद ही प्रकृति ने ये भी बनाया है कि भी इसको कैसे रोक सकते हैं। तो हमने तो वही किया है, L44F को बॉटल किया है। आप लोग इसका कोई भी इस्तेमाल करके देख सकते हैं और अपने अपने प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ इम्प्रूव। अब थोड़ा हम बात करते हैं अलग अलग प्रोडक्ट पे। डेयरी में पहले पनीर आपने बताया, पनीर को हम ज़्यादा दिनों तक रख सकते हैं, 30-35 दिनों तक रख सकते हैं स्वाद के साथ। इसके अलावा और अपने डेयरी में और कहाँ कैसे कौन की प्रोडक्ट पे इस्तेमाल? डेयरी में अगर सबसे ज़्यादा क्रिटिकल कोई प्रोडक्ट है तो वो दही है। फर्मेंटेड प्रोडक्ट की बात करें जिसमें दही भी आता है, चीज़ भी आता है, हर कोई जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस से चला जाता है। सो फर्मेंटेड एरिया में सैनिटेशन होना, जो जिसे हम बोलते हैं, अगर सैनिटेशन प्रॉपरली नहीं होता है, सैनिटेशन के बारे में थोड़ा बताएं। जो भी इक्विपमेंट हम यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए, चाहे वो दूध उबालने से लेकर जहाँ पे कल्चर ऐड किया जाता है या दही की बैच लगती है, उस पूरी प्रोसेस में जो भी इक्विपमेंट्स आते हैं, क्या वो इक्विपमेंट्स कंप्लीटली क्लीन्ड है? क्लीन थोड़ा सा आपसे हाँ, तो एक है क्लीनिंग और दूसरा है सैनिटेशन। सैनिटेशन मतलब कि जो बैक्टीरिया, ईस्ट, मोल्ड, जो ये छोटे सूक्ष्म जीव हैं जो आँखों से नहीं दिखते, वो सरफेस पे रहते हैं। वो तो बर्तन के अंदर कहीं ना कहीं छुपे हैं। जहाँ पे भी थोड़ा भी क्रैक होगा या नट बोल्ट होगा, ऐसी जगह तो बहुत सारे मिलेंगे। और इक्विपमेंट में जब हम उसी इक्विपमेंट में जब हम दूध डालेंगे तो ये बाहर निकल के आएंगे और उस दूध को खा के उसको ख़राब करेंगे। तो हमारी इच्छा ये रहती है कि हम उसको जितने भी बैक्टीरिया अंदर हो इक्विपमेंट की सरफेस पे, वो सभी मर जाए। पर सबको मारना इम्पॉसिबल होता अनलेस हम वो पूरे के पूरे इक्विपमेंट को पानी में 20 मिनट तक उबालते रहें या उसको एक प्रेशर कुकर के अंदर डाल दें। अभी बड़े बड़े इक्विपमेंट्स को ऐसा नहीं किया जा सकता। तो इतना तो करना है कि लेवल ऑफ नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो हैं, जो संख्या है, वो इतनी कम हो जाए कि हम अब जो भी उसमें प्रोसेसिंग करेंगे वो उसकी लाइफ जो है और जो हमारी जो एबिलिटी है कि हम पदार्थ की शेल्फ लाइफ बढ़ा दें, इतना नंबर हमारे पास कम हो जाना चाहिए और जितने बीमारी वाले जीव हैं वो सभी मर जाएं। तो उसको जो मारने की प्रक्रिया इतने लेवल तक की लाने की, 0 तक अगर हम बोलते हैं तो बोलते हैं स्टेरिलाइज कर लो, और 5-10 तक ले आए तो हम बोलते हैं सैनिटेशन हो गया। तो क्लीनिंग एंड सैनिटेशन डेयरी के लिए भी और फूड इंडस्ट्री के लिए अत्यधिक आवश्यक है। जैसे आपने पनीर के अलावा मिठाई पे काम किया है, रसगुल्ले पे किया है क्या? उस पे बात करने से पहले मैं सिर्फ फाज अटैक के बारे में कुछ बोलना चाहूँगी। फर्मेंटेड एरिया या फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स के बारे में बोलने का एक ही पॉइंट था मेरा कि वहाँ पे फाज अटैक सबसे बड़ा कल्प्रिट है जिसकी वजह से पूरी की पूरी बैच ख़राब हो सकती है, बैच फेल होती है। दही की बैच या फिर चीज़ की बैच हो, फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स में फाज अटैक होना मतलब डेयरी लोगों के लिए सिरदर्द है और वो सबसे जल्दी ठीक नहीं होता। सो वहाँ पे L44D के रेगुलर सैनिटेशन के साथ हम आपको एक चीज़ क्लेम कर सकते हैं कि बायोफिल्म फॉर्मेशन नहीं होगा। बायोफिल्म का मतलब ये होता है कि जब एक बैक्टीरिया है, जब वो मल्टीपल ग्रोथ करते हैं तो वो बायोफिल्म या पॉलीसैकेराइड स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसके वजह से आप किसी भी केमिकल से उसे धो, वो सैनिटाइज करो, जो भी करो, वो इतने जल्दी वहाँ से हटता नहीं है या मरता भी नहीं है। सो L44 के साथ हम वो क्लेम करते हैं कि आपकी प्रोसेसिंग सिस्टम में बायोफिल्म फॉर्मेशन नहीं होगा, जो फाज अटैक के जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा बेस है।
या फिर वो जनरेशन पॉइंट है। सो ये सबसे ज़्यादा क्रिटिकल पॉइंट है कि L44 के साथ आप सेम कल्चर यूज़ कर सकते हो दही के लिए, आपको बार बार कल्चर बदलने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अक्सर ये देखा जाता कि यूँ दही जम जा रहा है 2-2.5 घंटे में सेट हो जा रहा है, और कोई दिन फैक्ट्री में देखते हैं, डेयरी में देखते हैं कि 4 घंटे में भी दही सेट नहीं हुआ। तो ये बैक टू फिल्म जो है, ये बैकफाज की जो प्रॉब्लम है, इसको अगर हम कंट्रोल कर लें तो हम 2.5 घंटे में रोज दही सेट करें और जो कल्चर हम यूज़ करें उसको सक्सेसफुली यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये जो कल्चर्स हैं ये बहुत स्पेसिफिक होते हैं, इनको ग्रो करना, इनको यूज़ करना बहुत ही साइंटिफिक तरीके से किया जाता है। हाँ, उस पर अभी एक बात, डेयरी में काफ़ी लोग पूछते भी है, अगर आप ये प्रोसेसिंग सिस्टम पे बोलते हो डिसइंफेक्ट करने के लिए, तो क्या हमें उसके बाद वाटर से सर्कुलेट करना है? तो डेफिनेटली नो, क्योंकि पानी ही ऐसा एक सोर्स होता है जिससे बैक्टीरिया दोबारा वहाँ पे आ सकती है। सो अगर आपका ये डिसइंफेक्टेंट है या कोल्ड स्टेरिलाइजर है, तो क्या इससे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मरेंगे कि हमारे डेयरी प्रोडक्ट के लिए उससे कोई इम्पैक्ट होगा? जब हम बैक्टीरिया, जिन बैक्टीरिया को मारना है उन्हें मारें और जिन बैक्टीरिया को हमें जिंदा रखना है रख पाए, तो L44D में और F में वो काबिलियत है कि जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो दही बना रहे हैं, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस हो, चाहे अपने योगर्ट के कल्चर हो, चाहे दही के कल्चर हो, इन सब को मारने के लिए उपयुक्त मात्रा अगर हम नहीं दे तो ये जिंदा रह सकते हैं, और जिनको मारना है उनके लिए उपयुक्त मात्रा इनसे काफ़ी कम रहती है, तो हम आसानी से सैनिटेशन में इन सभी जो नहीं चाहिए उनको मार सकते हैं, और कल्चर जो है वो मेंटेन रहता है। वो बराबर कल्चर मतलब जो हम जामन लगाते हैं दही में, दूध लेकर के गर्म करके जो जामन लगा उसको कल्चर कहा जाता है, क्योंकि उसमें बेसिकली बैक्टीरिया है जो दही जमा रहे हैं। अब वो जो चाहिए वो हम जिंदा रखें, ये तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसको बराबर L44F मेंटेन कर सकते हैं। मतलब सिंपल वे में बोल सकते हैं, गुड बैक्टीरिया को हम रखते हैं और बैड बैक्टीरिया को हम मारते हैं। इसी कारण दही में हम कमाल कर रहे हैं जी। अब बताइए थोड़ा मिठाई के बारे में। हाँ, मिठाई पे जब रसगुल्ला में हम लोगों ने काम किया आपने बहुत काम किया जी। सो मिठाई की अगर बात करें तो सबसे पहले हमें भी नहीं लगा था कि हम रसगुल्ला में इतना बढ़िया इनोवेशन दे पाएंगे। सो रसगुल्ला में देखा जाए, जो सबसे पहले हमारे ट्रायल्स हुए थे उसमें ये इशू था कि रसगुल्ला टिक तो पाता है बट वो स्पॉन्जीनेस मेंटेन नहीं कर पाता। जो बंगाली स्वीट्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वही है कि वो कितना जूसी है, कितना सॉफ्ट है, या फिर उसे प्रेस करने के बाद वो दोबारा अपने शेप में आ जाए। मतलब वो बंगाली स्वीट्स के बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। सो जब हमने उसमें ट्रायल कंडक्ट किए थे तो मेथड बहुत ही सिंपल थी। हमें सिर्फ उसे रसगुल्ला को कुक होने के बाद डिप करके रखा कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, एंड उसके बाद उसे प्रिजर्वेशन की चाशनी में दोबारा ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद जो रसगुल्ला 4 दिन में ख़राब हो रहा था वो हमने 12+ दिनों के लिए रखा इन अ सॉफ्ट स्क्वीशी एंड जूसी फॉर्म। हाँ, जूसी, स्पॉन्जीनेस इंटैक्ट है, वही इंटैक्ट है। टेस्ट इम्प्रूव हुआ है, टेस्ट इम्प्रूव हुआ है, और कम चाशनी में, हाँ, ये बहुत कम चाशनी में ज़्यादा दिन टिका है, जो कि एक अलग ही लेवल का एक काम हो जाता है। क्योंकि आजकल लोगों को शक्कर भी कम खानी होती है, ज़्यादा मीठा का अब वो आदत नहीं रही लोगों की, तो और उसमें भी वो ज़्यादा टिक रहा है और शुगर हार्ड नहीं हो रही, तो इसलिए वो रसगुल्ला एकदम सॉफ्ट और स्मूथ भी रह रहा है, और बिकॉज ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है तो उसके फ्लेवर्स पूरे मेंटेन हो रहे हैं। तो ज़रूर चखिएगा जब आपको समय मिले। इसके अलावा रसगुल्ला के अलावा आपने रबड़ी पे काम किया? रबड़ी पे काम किया है हमने, रसमलाई पे काम किया है। अरे रसमलाई तो टिकता ही नहीं है। नहीं, रसमलाई भी टिका है। कभी मैं तो इतने सालों से मैं बंगाल से हूँ, कभी भी रसमलाई टिकती नहीं है। रसमलाई जो तीसरे दिन खराब हो रही थी, हमने L44F के एडिशन के साथ उसे 7 दिन तक रखा है। अरे वाह, जिसमें दूध का फ्लेवर मिठाई वालों के लिए बहुत बड़ा सौगात है जी। हाँ, मिठाई वालों के लिए एक सौगात है। क्या होता है कि मिठाई आपने खरीद ली और आप
ने वहाँ खा ली, ऐसा नहीं होता। आप उसे घर ले जाते हैं, आप 3-4 दिन उसको फ्रिज में भी रखते हैं और बच्चे खाते हैं, सबको आप खिलाते रहते हैं, पर आपको नहीं मालूम कि उसके अंदर सही चीज़ हो रही है या गलत हो रहा। तो ये तो बहुत आगे तक जाने की प्रक्रिया है कि हम सेफ बना पा रहे हैं, खराब भी नहीं हो रहा और बीमार भी नहीं कर पा। हाँ, मतलब रसमलाई को काफ़ी दिनों तक प्रिजर्व करने के लिए केमिकल्स भी बहुत ऐड किए जाते हैं, क्योंकि बेसिकली उसमें दूध और फर्मेंटेड मिल्क से बना हुआ गोला, जिसे हम रसमलाई का गोला बोल सकते हैं, सिमिलर टू रसगुल्ला। सो दोनों का कॉम्बिनेशन है जहाँ पे बैक्टीरिया से कल्चर किया हुआ प्रोडक्ट भी है और दूध भी है जो फूड है। सो इसमें जितने जल्दी ग्रोथ होती है उतने जल्दी उसका फर्मेंटेशन हो जाता है। सो उसी केस में हमने जब फाइनल प्रोडक्ट में ऐड किया सोल्यूशन इन अ पर्टिकुलर डाइल्यूशन जो हमारा प्री डिसाइडेड है, सो दूध का जो भी अरोमा है, फ्लेवर है, अलॉन्ग विद द एंटायर शेल्फ लाइफ, इन सारी चीज़ों में हमें इम्प्रूवमेंट मिली है जो हमारे कस्टमर खुद आके चख के अप्रूव करके गए हैं। सो वहाँ पे हम हमारी नहीं कस्टमर की भी बात सुनते हैं। सो जो हमने किया है डेयरी में, हम पनीर पे हमने बात किया, रसगुल्ले पे बात किया, रबड़ी पे बात किया, रसमलाई पे बात किया, संदेश भी आई थिंक आपने किया है, करेक्ट जी, ये सब मिठाई पे। तो इसके अलावा भी आपने एक हमारे एक और कस्टमर है पुणे में जहाँ पे मोतीचूर लड्डू पे काम किया, थोड़ा बताएं। मोतीचूर लड्डू में अगर हम बात करें, मोतीचूर लड्डू का जो सरफेस होता है, सो ऑक्सीडेशन की वजह से वो ड्राई हो जाता है, जो पहले आप बता रहे थे। हाँ। सो वहाँ पे हमने कंप्लीट उनकी प्रोसेस में हम कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ वहाँ पे आपको एडिशनल एक स्टेप करनी है, जो एक डाइल्यूटेड सोल्यूशन है उसे आपको स्प्रे करना है। कुछ मात्रा हमने बताई गई है या डिस्कस की है, प्री डिसाइडेड है, वो आपको स्प्रे करना है। उसके बाद आपको लड्डू गूंथने हैं, बांधने लड्डू बेसिकली। सो जो लड्डू आपके तीसरे दिन पूरे ड्राई हो जाते हैं ऑक्सीडेशन की वजह से, वो हमने 8 दिन तक रखे हैं इन अ सॉफ्ट टेक्सचराइज फॉर्मेट, जहाँ पे वो ड्राई नहीं हुआ है, उसकी टेस्ट इम्प्रूव हुई है। सो ये सारी चीज़ें हम L44 के साथ कर रहे हैं एंड काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट एक्चुअली चल रहे हैं। अभी फ़िलहाल जो हमने ट्रायल चीज़ में किए थे, जो हम चीज़ में जब हमने किया था, जो ऐसे कुछ कस्टमर्स है केमिकल प्रिजर्वेशन के बिल्कुल ही अगेंस्ट होते हैं, और L44F जो है वो 100% ऑर्गेनिक है, जो बना भी फूड ग्रेड इंग्रेडिएंट से है। सो उस प्रोडक्ट में चीज़ के जो भी कस्टमर्स है उनके यहाँ पे जो हमने ट्रायल किए, सो बोकोनसिनी है, बुराटा है, रिकोटा है, उसके ऐसे जो चीज़ है इंक्लूडिंग क्रीम चीज़, सो उसमें हमने उनके प्रोडक्ट में लेके डायरेक्टली कुछ ट्रायल्स किए थे, एंड जहाँ पे हमें शेल्फ लाइफ के साथ सेंसरी में भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिली है। शेल्फ लाइफ तो चीज़ की बड़ी है, चीज़ के स्वाद भी आपने खिलाया था मुझे बहुत अच्छा लगा उन चीज़ के टेस्ट को। इनफैक्ट रिकोटा का तो शेल्फ लाइफ काफ़ी कम रहता है जी, बहुत ही कम होता है। मतलब पनीर का जो छेना जैसा जो हम बांध के रखते हैं उसकी लाइफ कम रहती है, और रिकोटा चीज़ इज मोर और लेस वैसा ही एक चीज़ है, और उसकी लाइफ बढ़ना तो बहुत कमाल की बात है। हाँ, मतलब जो लोग प्रिजर्वेशन नहीं करते वो लोग ज़्यादा दूर तक अपना प्रोडक्ट भेज नहीं पाते, सो वो उनके लिए एक लिमिटेशन है। बट L44 के साथ हम उन्हें उतने दिनों की इंक्रीमेंट दे रहे जहाँ पे वो अपना प्रोडक्ट थ्रू आउट होल इंडिया भेज सकते या बाहर भी भेज सकते हैं डेफिनेटली। हाँ, जब धीरे धीरे और इस पे काम होगा तो 9 महीने तक की शेल्फ लाइफ हम ला पाएंगे। अब इमेजिन कीजिए, माँ बच्चों को बोलती है टोमेटो सॉस नहीं खाएं, ये चीज़ बर्गर नहीं खाएं। सबको डर ये रहता है कि सब में रसायन, केमिकल, प्रिजर्वेटिव हो सकता है और बहुत ज़्यादा खाने से हानिकारक हैं। पर एक दिन आप खुद ही बोलेंगे ये खाइए, ये सेफ है, इससे हेल्थ भी है, और किसी को कोई आपत्ति नहीं है। बहुत आवश्यक है, और L44F में वो गुण है जो आपको वो सारी काबिलियत देता है कि आप डेयरी प्रोडक्ट्स हो, फूड प्रोडक्ट्स हो, उनको आप बगैर प्रिजर्वेटिव के। टोमेटो सॉस के लिए माँ बच्चों को मना करती हैं, और बच्चे और खुद भी खाती हैं, ज़्यादा खाती हैं। तो आज जितनी टोमेटो सॉस मार्केट में है सभी में तो प्रिजर्वेटिव्स हैं, सोडियम बेंजोएट है, सल्फर प्रोडक्ट्स हैं, सॉर्बेट्स हैं, और ये सारे परमिटेड हैं, एक मात्रा में परमिटेड हैं क्योंकि एक मात्रा तक सेफ है। लेकिन रोज़ खाना और
कोई गिन नहीं पाता कि मैंने आज उसका कितना सेवन किया जी बराबर है। पर अगर ये क्षमता आ गई कि L44F से हम ये सभी चीज़ों को प्रिजर्व करके और मार्केट में ला पाए, तो देखते देखते एक बड़ा डर और एक बड़ा हानिकारक सब्सटेंस पूरा बाहर हो जाएगा बाजार। जैसे निकिता आपने टोमेटो केचप पे काम किया, हाँ। चिली पे कुछ किया ना? हाँ, मैं इसमें एक ऐड करना चाहूँगी सर। जैसे आप बोल रहे थे कि केमिकल प्रिजर्वेटिव्स अभी बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं सॉस को प्रिजर्व करने के लिए। तो हमने जो ट्रायल हमारी ऑनगोइंग है, अभी हम उस पर काम कर रहे हैं, तो उसमें हमने सोडियम बेंजोएट को रिप्लेस किया L44F से। अरे वाह। और उसमें हम अभी तक मतलब 10 मंथ हो चुके हैं उसको रखे हुए, उसकी स्टेबिलिटी स्टडीज़ चालू है। उसमें हमने सोडियम बेंजोएट को रिप्लेस किया है, फिर भी L44F ट्रीटेड सॉस जो है जिसमें सोडियम बेंजोएट नहीं है वो अच्छा है। वो अच्छा है। तो मतलब ऑर्गेनिकली आपने प्रिजर्व किया है काफ़ी दिनों तक, काफ़ी महीनों तक। यस सर। इनफैक्ट मुझे पता लगा निकिता, आपने भारत में जो हरी चटनी है, जो बहुत पुदीना और धनिया की चटनी है, बहुत चलती है हर घर में और रेस्टोरेंट में होता है, उस पर भी आपने काम किया ना? सर उस पर भी हमने एक काम किया था। हमारे एक कस्टमर थे, उनके यहाँ पे जो हरी चटनी बनती थी उसके अगेंस्ट हमने ट्रायल ली थी। उनको प्रिजर्वेशन में इश्यूज़ आ रहे थे, उनकी चटनी की शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा कम थी। तो उसमें हमने बहुत कम मात्रा में L44F ऐड किया था और उसको प्रिजर्व किया। उसमें भी काम कर रहे हैं। कितने घंटे तक आपने रखे हरी चटनी? उसको हमने 3 दिन रखा था। 3 दिन रखा? अरे वाह। एम्बिएंट टेम्परेचर। मैं तो जानता हूँ कि जितनी भी चटनियाँ हैं 6-7 घंटे में खराब बनाई शाम तक खराब हो जाती है। ये तो देखा ही जाता है कि धनिया फ्रिज में भी नहीं टिकता, और थोड़ा जब वो पानी छटकते हैं, धनिया की पत्तियाँ बाजार में हो, दुकान में हो, सब्जी की दुकान में हो, तो सब लोग पानी छटकते रहते हैं और वो पानी साफ होता नहीं, और उसको जूट के बैग में, गनी बैग में लपेट दिया जाता जिससे कि वो रह सके ज्यादा समय तक, पर वो अंदर गीला रहने के कारण सड़ना शुरू हो जाता। तो उसी चीज को अगर हम साफ धुले हुए कपड़े में L44F के पानी में डूबे हुए कपड़े के साथ धनिए को लपेट के भी रखते हैं तो धनिए की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। और यहाँ तो चटनी टिक रही है, जो कि चटनी आपने रखा, सॉस आपने किया, आपने नींबू पानी भी किया था, नींबू पानी बॉटल की हमने शेल्फ लाइफ बढ़ाई थी। और सबसे बड़ी बात जो मेरे को बताना है दर्शकों को, कटे हुए प्याज और कटी हुए गार्लिक, मतलब लहसुन पे आपने ट्राई किया, उसका कैसा रिजल्ट रहा? पील्ड गार्लिक जो रहते हैं सर, वो रूम टेम्परेचर पे ज़्यादा देर तक हम रख नहीं सकते क्योंकि उसकी एक स्मेल है, वो बहुत ज़्यादा बाकी लोगों को डिस्टर्ब भी करेगी और बहुत ज़्यादा गंध फैलाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम पील्ड गार्लिक जो है वो रख सकते 2 से 3 दिन। 3 दिन भी बहुत ज़्यादा हो गए उसके लिए, 2 दिन में ही उसका स्मेल आना बहुत ज़्यादा चालू हो जाता है अगर हम रूम टेम्परेचर पे रख रहे तो उसमें हमने सिर्फ एक डिप दिया था L44F कॉन्सेंट्रेशन का। जो कॉन्सेंट्रेशन यूज़ किया था वो बहुत ज़्यादा कम था, फिर भी हमने रूम टेम्परेचर पे जो पील्ड गार्लिक रखे थे वो 5 से 6 दिन तक रखे थे और उसमें कुछ भी स्मेल नहीं था, वो कुछ भी गंध नहीं दे रहा था। तो ये तो रेस्टोरेंट वाले, केटरिंग वाले, इनके लिए तो बहुत बड़ा अच्छा मतलब इनोवेशन है, उनको काम आएगा। तो पील्ड कट ऑनियन पे भी आपने काम किया है? कट ओनियन पे किया था, वो स्टडी अभी भी ऑनगोइंग है। कट ओनियन में भी हमें कुछ बेनिफिट मिला है अभी तक? हाँ, कट ओनियन जो स्मॉल स्केल पे किया था ना, वहाँ पे शायद 16 दिन तक हमने रखा है उसे। 18 दिन, 18 दिन, हाँ, कोल्ड टेम्परेचर 18 दिन तक हमारा कटा हुआ प्याज टिका था। और पोमोग्रेनेट एरियल्स पे भी कुछ काम हुआ था कस्टमर एंड पे। बहुत पोमोग्रेनेट एरियल्स तो आराम से शिपमेंट इंडिया से US तक के शिपमेंट में भी ट्रायल्स हो गए और वो एरियल्स जो हैं वो टिकते हैं बहुत देर तक। हाँ, मतलब आप फ्लाइट से भी भेजें या सी से भेजें, चिल्ड अगर सी ट्रांसपोर्ट है तो वहाँ पे भी आप सेफली भेज सकते हैं और वो प्रोडक्ट सेफ हो जाता है खाने में। मतलब किसी का हाथ लग गया है गंदा तो भी अगर L44F किया है तो वो उस गंदगी को भी वो एक तरह का रक्षा कवच मैं बोल सकता हूँ, प्रोटेक्टिव। जब भी किसी फल पे
आप L44 का स्प्रे करते हो, वो एक कवच जैसा है, पैथोजन को तो मारता है, ऑक्सीडेशन रोकता है, पर एक कवच जैसा भी है, अगर कोई गलत हाथ भी पड़ा तो भी काफ़ी देर तक उसका असर रहता है। हाँ, निकिता ने उसकी सरफेस एफिकेसी टेस्ट की थी। कितना घंटे की? जब हमने किया था, एक स्टेनलेस स्टील के सरफेस पे किया था, सरफेस एफिकेसी चेक की थी, तो उसमें बहुत ज़्यादा कम कंसंट्रेशन पे भी 7 से 8 घंटों तक वहाँ पे कुछ भी बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं थी। मतलब हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया में जो किया है उसमें ये देखा है कि L44 को अगर ट्रीट किया और सरफेस के ट्रीट करने के बाद 6-7 घंटे के बाद भी अगर जैसे कोई इकोलाई बैक्टीरिया आता है तो भी वो ख़त्म होता है। तो ये बहुत ही मतलब यूनिक है। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं, मनीषा आपने सब्जियों पे बहुत काम किया और एकदम बेसिक लेवल पे सड़कों में जो मिलता है सब्जी, उसके बारे में बताएं। जो सब्जियों में अगर लीफी सब्जी की या लीफी वेजिटेबल की हम बात करें, जो धनिया दूसरे दिन ही विल्टिंग हो जाता है, मतलब सूख जाता है या पत्ते पीले पड़ते हैं उसके, वहाँ पे हमने मसलिन क्लॉथ जो होता है, सूती कापड़ जिसे बोलते हैं, उसे L44 के सोल्यूशन में डिप किया था एंड उसके अंदर हमने धनिया को रखा। धनिया हो या पालक हो, पुदीना हो, सभी तरह की लीफी वेजिटेबल्स को, मतलब एक सूती कपड़े से अपने एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम को डेवलप कर लिया। करेक्ट जी। हाँ, जब ऐसे हम हाइजीनिक एनवायरनमेंट एक बैरियर की जैसे, तब 4 दिन तक धनिया, मतलब ये सारी लीफी जो है 4 दिन तक अच्छी कंडीशन में है, जहाँ पे मार्केट की वैल्यू जो डे 1 को उसे मिलती वही डे 4 को आपको मिल रही है। यस। उसी तरह हम लोगों ने पोमोग्रेनेट बेदाना को पूरे 12 से 14 दिन ऐसा लग रहा था, वो आप फोटो में दिखा सकती हैं कि जैसे कि अभी तोड़ के आया हुआ। हाँ, और उसमें डिफेक्ट एक भी नहीं था। अगर हम दूसरी तरह कंट्रोल की बात करें, जिसे हमने L44 से ट्रीट नहीं किया है, वो 12 से 14 दिन तक उसमें 50% प्लस डिफेक्ट्स थे, और उसी पोमोग्रेनेट में जो हमने ट्रीट किया है सिर्फ L44 से, उसमें 1% डिफेक्ट्स नहीं था। सो मार्केट वैल्यू जो है, अगर जब किसी भी प्रोडक्ट को वैल्यू कम मिल रही है एंड हमें पता है इन फ्यूचर 15-20 दिनों में उसकी प्राइस दोबारा बढ़ जाएगी, उस कंडीशन में हम L44 का हम लोगों ने टोमेटो को कितने दिन रखा है हम लोगों ने? टोमेटो की भी हमने, अगर डिफरेंट कंडीशंस की बात करें, राइपनिंग के केस में हम कुछ नहीं कर सकते, वो राइपनिंग आपको कोल्ड चेन मेंटेन करनी पड़ेगी, तब जाके राइपनिंग वो नॉर्मली होगी या रुक सकेगी। बट अगर प्रिजर्वेशन की बात करें तो हम उसे आराम से रख सकते हैं 10 से 12 दिन तक। 10 से 12 दिन। हाँ, वहाँ पे हम स्प्रे भी कर सकते हैं, डिपिंग भी कर सकते हैं, जो आपको कस्टमर एंड पे या अपनी प्रोसेस में जो फिजिबल है आप वो कर सकते हैं। बट तो ओसवाल जी, कतार में मैं टमाटो पे 20-25 दिन तक रखा था, यहाँ पे क्यों 10-12 दिन ही? मेरे ख्याल से जो पोस्ट हार्वेस्ट कंडीशंस हैं, एक बार जब आपने टमाटर को तोड़ा, उसके बाद जब तक आप उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जो बीच का समय जो जा रहा है और बीच की समय में जो बदलाव आ रहे हैं, वो हिंदुस्तान में, अपने भारत देश में ज़्यादा अंतर है उसमें, और वो इकट्ठा होना, एक दूसरे के ऊपर वो स्टैक किए जाते हैं, बीच वाले में गर्मियाँ पैदा हो जाती हैं, तो उसके कारण जो डिटीरियरेशन है वो ऑलरेडी हो चुका। तो जो डिटीरियरेशन हो गया उसको आप पलट के वापस नहीं जा सकते, उसके आगे ही काम कर सकते हैं। तो बेस्ट होगा कि हम 20-25 दिन भी कर पाएंगे शायद, अगर हम फार्मर ने अपना हार्वेस्टिंग किया और इमीडिएटली उसको ट्रीटमेंट किया, तो ये बहुत आगे जाएगा, उसकी व्यवस्थाएं धीरे धीरे हो जाएंगी। पर वो भी ज़रूरी है कि हम कब ट्रीट कर रहे हैं और कैसे उस टमाटर को पैक कर रहे हैं, कैसे बाजार तक ला रहे हैं। हाँ मनीषा, जैसे हम बात कर रहे थे सब्जियों का, ये कट वेजिटेबल्स, कट फ्रूट, सैलड, इस पे कैसा का रिजल्ट है अपने पास? कट फ्रूट्स में तो हमने कट कैप्सिकम पे भी किया है, टोमेटो पे भी किया है, पाइनएप्पल में भी किया है। बड़ी पिज्जा चेन है जिसके साथ हम लोगों ने टेस्ट किया, वहाँ हम लोगों ने करीब 12 से 14 दिन तक हम लोगों ने रखा है कट टोमेटो, कट कैप्सिकम, करेक्ट? वहाँ पे निकिता खुद इन्वॉल्व थी। आप जैसे बोल रहे हो कि एक कस्टमर के साथ हम डील कर रहे थे, तो उनके यहाँ पे जैसे हमने पूरा सैनिटेशन से लेके स्टार्ट किया था, सैनिटेशन किया, फ्यूमिगेट किया सब रूम्स को। फ्यूमिगेट क्या है ये बताइए? सर फ्यूमिगेट हम बोलते हैं कि जब हम एनवायरनमेंट जो है, रूम एनवायरनमेंट, उसमें एयर एनवायरनमेंट, उसको हम जब क्लीन करते हैं, मतलब कि सैनिटाइज करते हैं, उसमें फ्यूमिगेट करते हैं हम। तो वहाँ मतलब L44 को अगर हम
एयर में दें स्प्रे, विद द हेल्प ऑफ फ्यूमिगेटर हम एक स्प्रे दे सकते हैं रूम, अगर हमें फ्यूमिगेट करनी है, एयर क्लीन करनी है वहाँ की। तो हमने वहाँ पे जब स्टार्ट किया था तो पूरे उनके जो यूटेंसिल्स थे, कट मशीन्स थी, टेबल्स थी जो यूज़ हो रही है प्रोसेसिंग में, मतलब कटिंग के प्रोसेसिंग में, तो उसको हमने L44 के साथ क्लीन किया था पूरा। और उसके बाद जो प्रोडक्ट हमने लिया था, कट पीसेस थे कैप्सिकम के और टोमेटो के, उसको हमने एक डिप दिया था एक स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन के साथ L44F से, और उसके बाद हम उसको प्रिजर्व कर सके 12 to 14 डेज तक। अच्छा, वाह। जिनकी सेल्फ लाइफ थी 6 डेज, मैक्स 6 डेज मैक्सिमम। क्योंकि ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ऐसे बड़े जो भी रेस्टोरेंट्स हैं, चेन है, फूड चेन है, जिनको डिस्ट्रीब्यूट करना है एक सेंट्रल पॉइंट से, उनके लिए तो बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है। तो एक जो चीज़ मैं, और बार बार मैं भारत में आने के बाद मैं सैलड खाने में बहुत डरता हूँ, क्योंकि बाहर के सैलड खाने का मतलब पेट खराब होना जरूरी, वो मतलब बाय डिफ़ॉल्ट होता ही है वो, इसीलिए क्योंकि सारे सैलड कट जो ठंडे हैं सैलड, उसमें कौन से बैक्टीरिया रहते हैं उसमें अगर स्टेफाइलोकोकस ऑरियस ने टॉक्सिन बना लिया, हाँ, तो आपको डायरिया होगा, आपको वॉमिटिंग होगी, आपका सिर दुखेगा, आपको बुखार भी आ सकता। अगर उसमें साल्मोनेला है तो फिर आपको थोड़ा इसके अलग अलग बैक्टीरिया के बारे में बताएं। मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया में मैंने देखा और भारत में यहाँ के जितनी भी प्रकार के बैक्टीरिया हैं सब पे ये काम करता, पर आप इसको थोड़ा डिटेल में बताएं सबको। हाँ, तो ये जो बीमारी वाले कीटाणु हैं उसमें स्पेसिफिकली जो फूड पॉइजनिंग करते हैं, जो खाने के बाद हमारे को तकलीफ देते हैं, हमें बीमार करते हैं, उसमें कुछ बहुत कॉमन हैं जो इंडिया में आपको कोई ना कोई ज़रूर मिलेगा कि भाई उसका पेट खराब हो गया या उसका। तो उसमें सबसे ज़्यादा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस ऐसा एक जंतु है जो अपने नाक में रहता है, लोगों को आदत होती है नाक में उंगली करने की, या छींक आई तो वो हाथों पे आता है या खाने में जाता है, और वो खाना अगर गर्म नहीं रखा हुआ, अगर उसका टेम्परेचर नीचे, जैसे कि रेस्टोरेंट में हर चीज़ गर्म नहीं रखी जाती, या उसको हम उबाल के नहीं खा सकते, जैसे हम केक है, पेस्ट्री है, इन चीज़ों को हम उबाल के नहीं खा सकते, इनको जैसा है वैसे ही खाना पड़ता। और अगर इसमें स्टेफाइलोकोकस ऑरियस घुस गया और ये ठंडे रखें तो 2-2.5 घंटे के बाद इसमें वो जहर बनाना शुरू कर देता। और ये आना आसान है क्योंकि ये नाक पे है, या कट्स और पस, किसी को घाव हुआ है, कोई वर्कर किचन में काम कर रहा है उसको घाव हुआ, तो वहाँ से घाव से भी ये जा सकते हैं। L44F में फुल काबिलियत है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस को मारने की। तो ये जब हम सैलेड की बात कर रहे हैं तो ये जब धुलेगा L44F के सोल्यूशन से, तो ये जो डरावने बैक्टीरिया ये सारे मर जाएंगे। तो इसमें इकोलाई है। हाँ, इकोलाई अपना एक इंडिकेटर है कि पेट के सारे जो दूसरे बीमारी वाले बैक्टीरिया हैं शायद वो भी प्रेजेंट हों। और आज के दिन अगर हम देखें तो पुणे में ही गिलियन-बेरी सिंड्रोम का एक बहुत भयानक बैक्टीरिया है, कैम्फाइलोबैक्टर जेजुनी, जो कि जीबीएस करता, और जीबीएस पूरा नर्वस सिस्टम के ऊपर काम कर जाता। तो आज जैसे पेपर में था कि लोग जिनको वो हुआ है वो चीज़ें पकड़ नहीं पा रहे क्योंकि उनकी जो नर्वस सिस्टम है वो अलाउ ही नहीं करते फिंगर मूवमेंट, या आपके सारे मूवमेंट के कंट्रोल्स खो जाते हैं, पैरालिसिस तक हो सकती है, तो या सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। तो ये बैक्टीरिया कहाँ से आए? ये तो आए एक किसी के पेट में थे और ये डिस्चार्ज हुए, ये नदी में, नाले में, पानी में कहीं ना कहीं से आ रहे हैं। तो पानी का जो ट्रीटमेंट है और जो सब्जियां धुलती हैं जिस पानी से, या सैलड जिस पानी से, उनमें अगर ये बैक्टीरिया आ गए तो ये अनसेफ हो ही जाते हैं। तो उन सबको मारने के लिए अब पूरे सारे नदी नालों को तो हम जाके ट्रीट नहीं कर सकते, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। पर जो हम खा रहे हैं या हम सर्व कर रहे हैं रेस्टोरेंट में, केटरिंग में, होटल्स में, घरों में, उनको ट्रीट करना तो बहुत आसान है। पर मैंने ये देखा है कि
मैं भारत आने के बाद लोगों को जब डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया कि भाई ये फूड सेफ है, आप इससे धो लीजिए, और पर लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। मैंने देखा भारत में लोग पर्सनल हाइजीन और सेफ्टी पे ध्यान नहीं देते। जो अपने लव्ड वंस हैं, अपने बच्चे हैं, वाइफ है, घर में बुजुर्ग हैं, वो सब खाना खा रहे हैं, पर हम देखते हैं, मैंने देखा भारत में कि वो हॉस्पिटल में या नर्सिंग होम में जाके लाखों रुपए देते हैं बिना किसी नेगोशिएशन के उसको ठीक करने के लिए, पर ये बहुत आराम से प्रिवेंट हो सकता है। हाँ, अपनी संस्कृति में इसको लाना तो पड़ेगा ही। ऐसा नहीं है कि केवल भारत में है, सभी जगह है। ये सारे बैक्टीरिया कहाँ कहाँ मिले और इनसे तो अगर हम प्रिवेंशन, अगर हम हाइजीन को ठीक रखें, हाँ, तो ये बहुत हद तक ये बड़े खर्चे और क्या है, ये प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। और भारत में तो हाइजीन की ऐसे भी बहुत समस्या है, क्योंकि हमारे पास हर जगह साफ पानी उपलब्ध होना और ड्रेनेज सिस्टम्स होना और ट्रीटमेंट सिस्टम्स होना मुश्किल ही रहा है। तो ये ज़रूरी है कि इन जो बैक्टीरिया हैं, जैसे तपेदिक का बैक्टीरिया है, साल्मोनेला, क्लोस्ट्रीडियम के स्पीसीज हैं, परफ्रिंजेंस हैं, ये सारे के सारे कुछ न कुछ बीमारी करने वाले बैक्टीरिया। मैंने तो देखा पान में साल्मोनेला बहुत हाँ, पान में साल्मोनेला, अभी ये आया तो पानी से ही, ये पान में नहीं रहता। पान में नहीं रहता, सही आपने ये आया पानी से ही, जिस पानी से आपका पान धुल रहा है और जिसे आप आराम से एक पान में आयुर्वेदिक गुण भी हैं, पान में एक मुंह साफ करने की, अच्छे से खाने के बाद एक अलग अलग गुण हैं, तो उसके लिए पान खाया जाता है। लेकिन अगर वो गंदे पानी से धुला है तो लेने के देने हो जाते हैं। तो इसको एक, मैं ऐसे भी मैं तो चाहता हूँ हर किचन में, हर रेस्टोरेंट में कोई भी चीज़, कोई भी खाने की वस्तु एक बार अगर L44F से धो लें तो आप सेफ तो हो जाएंगे। शेल्फ लाइफ तो बढ़ेगी, पर पहले सेफ्टी है, पहले सेफ जान है तो जान है, फिर हम शेल्फ लाइफ की बात बाद में करेंगे। यही सबसे मैं सभी को कहता हूँ कि पहले सेफ्टी तो देखिए, फिर शेल्फ लाइफ इज लाइक अ बाई प्रोडक्ट हमारे इस केस में। अगर वो सेफ हो जाता है तो शेल्फ लाइफ तो आप ही बढ़ जाएगी उसकी। हाँ, तो हमने ये देखा है कि चाहे वो लिस्टीरिया बैक्टीरिया हो, चाहे कॉलीफॉर्म में ई कोलाई बैक्टीरिया हो, चाहे साल्मोनेला हो, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस हो, क्लोस्ट्रीडियम हो, और भी जितने हैं, सुडोमोनास है, इन सभी को मारने में सक्षम है L44F। और जैसे निकिता ने बताया, हवा में हम मोल्ड स्पोर्स को मार सकते हैं, और धीरे धीरे हो सके तो हमें जो फूड इंडस्ट्री का एनवायरनमेंट है, जो किचन्स का एनवायरनमेंट है, उसको इतना अच्छा बनाना है कि जो भी खाए तो अच्छे से। ये बताइए, हम लोग L44F की बात करते हैं, पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड और क्लोरीन बेस्ड भी सॉल्यूशंस हैं, वो इफेक्टिव क्यों नहीं हो रहे हैं? क्लोरीन जैसे अपन ने वापरी तो क्लोरीन को समय लगता मारने में, उसको एक कंसंट्रेशन भी चाहिए और एक समय चाहिए। आपने जस्ट क्लोरीन मिलाई और आपने मॉपिंग कर ली तो वो ज़रूरी नहीं है कि उसने वो अचीव कर लिया। तो पानी में अगर जैसे हम ट्रीटमेंट करते हैं क्लोरीन का, तो 2 से 2.5 घंटा तक टैंक में पानी में वो घुली रहेगी, तब जा कर के वो पूरे बैक्टीरिया को कंट्रोल करेगी। और वो भी एक लिमिटेड अमाउंट ही आप क्लोरीन डाल सकते हैं। हाँ, क्योंकि ज़्यादा हुआ तो क्या है, क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अच्छे से मारती है, जब मारती है तो अच्छे से मारती है, और सबसे सस्ती भी है। ये कि समय इतना अगर अवेलेबल है तो क्लोरीन से अच्छा नहीं, फिर ऑक्सीडेशन भी बढ़ा देती है, ऑक्सीडेशन बढ़ाती है। अगर वही क्लोरीन अगर हमने पूरी वापस नहीं निकाल ली पानी में से, तो वो पेट में जा कर के ऑक्सीडाइज करेगी, दूसरे अच्छे बैक्टीरिया को भी मारेगी, जो प्रोडक्ट में अच्छे बैक्टीरिया उनको भी मारेगी, फ्लेवर को भी खराब करेगी, रंग को भी खराब करेगी, जो आपका प्रोडक्ट का रंग है वो भी फेड हो जाएगा। क्लोरीन तो जैसे हम कपड़े को धोते हैं तो हम क्लोरीन में उसको ज़्यादा सफ़ेद करने के लिए उसको ब्लीचिंग करते हैं। तो ब्लीचिंग क्या है? क्लोरीन।
पर वो फंक्शन हमको नहीं चाहिए खाने पीने के सब्सटेंसेस में, हमें नहीं चाहिए क्लोरीन। इसी तरह हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक तुरंत टूटने वाली चीज़ है। H2O2 बोलते हैं उसका, H2O और O सेपरेट होता है, और जो ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन हम बोलते हैं सिंगल ऑक्सीजन से, वो मारने की प्रक्रिया करती है। पर ये जो टूटने की प्रक्रिया ये आम है, बहुत अपना रूम टेम्परेचर पे ये टूट जाती है। हाँ, तो वो बॉटल में जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड हम रखते हैं तो वो टूट जाए तो फिर वो काम ही नहीं होगा जब हमको वो चाहिए। तो उसको साथ में रखने के लिए दूसरे केमिकल्स का उपयोग किया जाता, जो कि अगर हम ध्यान से न खरीदे कि हम कौन सा हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ कर रहे हैं, क्या वो सेफ है, तो ऐसे ऐसे पदार्थ यूज़ करते हैं बाज़ार में जो कि एकदम कार्सिनोजेनिक हैं, उनसे कैंसर होता। तो ऐसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूजेज जो है अगर हम अलाउ करें तो जनता को नहीं पता या मैन्युफैक्चरर्स को नहीं पता कि इसको कैसे बनाया गया, कैसे स्टेबल रखा गया, इसलिए वो अनसेफ हो जाती है। और उसको हमने पूरा निकाल लिया या नहीं इसकी गारंटी नहीं है। तो जैसे क्लोरीन भी पूरी निकालनी जरूरी है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में जो एडेड केमिकल्स हैं उन वो भी न रहें, बहुत ज़रूरी है। और इसलिए L44F अपने को वो सारी वो तो सबसे सुरक्षित कैपेबिलिटी दे देता है जो कि न क्लोरीन दे पाती है, क्योंकि ये इंस्टेंट मारता है, मैकेनिकली मारता है और घंटों तक मारता है, जो कि काबिलियत न तो क्लोरीन में है ना हाइड्रोजन पेरोक्साइड। मैंने तो देखा है जो जिन कस्टमरों ने हमारे से L44F लिया है उनकी ड्रेनेज सिस्टम भी पूरी साफ़ हो गई है, मतलब कोई गंद नहीं है। और अभी तो हम लोगों ने ETP पे इस्तेमाल नहीं किया, पर कुछ लोग कर रहे हैं, वहाँ भी हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिले हैं। ये कैसे हो रहा है, ETP पे कैसे काम कर जाता है? अरे ये तो बहुत रिसर्च का विषय है, क्योंकि वहाँ पे भी जो स्मेल प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया थे उनको हमने कंट्रोल में लाया है। इंडिया में फूड फैक्ट्रीज जो हैं, जो छोटी छोटी बनी हुई हैं, वो शहर के अंदर हैं, जहाँ लोग रह रहे हैं वहीं बीच बीच में छोटी छोटी फैक्ट्रीज हैं, ऑपरेशंस हैं, और उनका कचरा, उनके डिस्पोजल सारे के सारे वहीं ड्रेनेज सिस्टम्स में जाते हैं। तो L44F के यूज़ से हमने ये देखा है कि आजू बाजू के पड़ोसियों को जो स्मेल से इतने परेशान थे वो सब अब स्मेल ख़त्म हो गई और वो अच्छे से रह पा रहे हैं, और फैक्ट्री में आ करके और कंप्लेन नहीं करते कि भी हम यहाँ रहते हैं, यहाँ स्मेल नहीं चाहिए। तो एक बड़ी बात है, पर इस पे और आगे काम होना चाहिए कि हम कैसे एफ्लुएंट ट्रीटमेंट सिस्टम्स में L44F की यूजेज को आगे लेके जाएं। एक और मैं ऐड करना चाहूँगा, आप लोगों ने मशरूम पे बहुत काम किया, कैसा रहा रिजल्ट? मशरूम में सर शेल्फ 3-4 दिन में तो नॉर्मल मशरूम खराब हो जाती है। शेल्फ लाइफ की बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, मशरूम ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता है। तो हमने जब ट्रायल किया था हमारे कस्टमर एंड पे, तो हमने सिर्फ स्प्रे दिया था मशरूम को प्री हार्वेस्ट स्टेज पे। उसके बाद जो हमने मशरूम्स लिए थे और सिर्फ एक स्प्रे दिया था, जिस पनेट्स में वो पैक होके बाहर जा रहे, बाज़ार में जा रहे, उस पनेट को हमने एक स्प्रे किया था, क्योंकि बैक्टीरियल कांटेक्ट जो है वो रोकना था हमें सिर्फ। तो सिर्फ ये 2 ट्रीटमेंट के साथ ही हमने शेल्फ लाइफ बढ़ाई थी मशरूम की, करीब 12-13 दिन तक सही रखा था। ये सर उससे पुणे से हैदराबाद, ऐसे दूसरे जगह बेंगलोर और हैदराबाद भेजा था और सही तरीके से पहुंचे थे। तो ये तो बहुत ही यूनिक है। मुझे अपना अभी तक भारत में जो अनुभव हुआ है, जिस भी प्रोडक्ट लाइन में हम गए हैं, हमें L44F पे काम बहुत अच्छा दिखा है। आगे हमें बेकरी पे काम करना है, केक्स पे काम करना है, जिस पे आप लोग चालू अभी हुए हैं, उस पे हम आएंगे। मैं ये चाहूँगा कि L44F को डेयरी और फूड इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया, हर किचन में इसको इस्तेमाल किया जाए। शेल्फ लाइफ तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, पहले तो आपके फूड को सेव करेगी ये, हाँ, बीमार पड़ने से आपके परिवारजनों को। मार्केट्स पे बड़ा इम्पैक्ट आएगा। मार्केटिंग और ब्रांडिंग में अगर आप ये क्लेम कर पाते हैं नो केमिकल प्रिजर्वेटिव्स, आपका प्रोडक्ट डेफिनेटली अट्रैक्ट करेगा, ज़्यादा मार्केटिंग कर पाएंगे, और सेफ्टी
के साथ में आप एक अलग ही कॉन्फिडेंस आप अपने प्रोडक्ट के बारे में अपने ग्राहकों को दे पाए। मैं थोड़ा सा अब हट रहा हूँ, दूसरे सेगमेंट में जाना चाहता हूँ, वेटरनरी पे। हमारे जो एक प्रोडक्ट है L44V, जिसको हम लोगों ने पहले इस्तेमाल किया जब लंपी वायरस आई थी, और लंपी वायरस पे बहुत ही अच्छा काम किया, बहुत गायों के जान बची, उनके घाव भी सूख गए। तो लंपी वायरस पे तो ये इफ़ेक्टिव है ही, हालांकि अभी लंपी वायरस है नहीं भारत में, अच्छी बात है। पर उसके बाद हम लोगों ने रिसर्च किया यहाँ पे जम्मू यूनिवर्सिटी में, और उन्होंने पाया कि मेस्टाइटिस, जो कि भारत के कैटल फील्ड में बहुत ज़्यादा 60% भारत के गाय मेस्टाइटिस से इफ़ेक्टेड हैं। सब क्लिनिकल भी है और नॉर्मल और क्लिनिकल भी है। तो हम लोगों ने देखा इसको दोनों तरह से, प्रिवेंटिव और सब क्लिनिकल दोनों पे बहुत अच्छा काम किया है। ये हमारे भारत के फार्मर्स को बहुत अच्छा देंगे, और गायों को भी मेस्टाइटिस से जो तकलीफ़ है उससे भी बचाती है। उनके स्तन में जो दर्द होता है और जो लाल दूध निकलता है खून वाले, मेस्टाइटिस पे बहुत अच्छा काम किया है। फुट एंड माउथ डिजीज़ के जितने भी घाव हैं उस पर भी बहुत अच्छा काम किया है। वेटनरी सेगमेंट पे इतना हम लोगों ने किया है, इस पे आगे और काम करने की ज़रूरत है। पेट्स के ऊपर भी हम लोगों ने काम किया है, हमारे वेबसाइट पे सारे डिटेल्स हैं। एक चीज़ थी जो मिल्किंग मशीन आजकल यूज़ की जाती है गायों से दूध निकालने के लिए, सो वो अगर प्रॉपरली क्लीन ना करे, क्योंकि फार्मर लेवल पे किसी को इतनी अवेयरनेस नहीं है कि मस्टाइटिस होने का सबसे बड़ा सोर्स मिल्किंग मशीन भी हो सकती है। सो मिल्किंग मशीन के क्लीनिंग के लिए भी अगर आप सोल्यूशन यूज़ करते हो, सो मस्टाइटिस होने के जो चांस है वो तुरंत 50% कम हो जाते हैं। सिर्फ आपको उसे जो गर्म पानी से धोते हो उसके बाद रेगुलरली L44 के पानी से एक बार रिंस करना है, बस। गायों की तकलीफ कम हो सकती है उससे। हमारे देश में गाय हमारी परिवार के एक सदस्य हैं, पर भारत में आके मैंने देखा कि उनको सही ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। मुझे बहुत दुख होता है इनसे कि पर इस पे काम करना चाहिए। जितना हमारे स्कोप में है हम कर रहे हैं इसको। मेस्टाइटिस के लिए तो हमारा काम करता ही है, लंपी वायरस के तकलीफ़ों को दूर करता ही है, पर हम चाहते हैं कि ये जो भी हम लोगों ने डिस्कशन किया उसमें एक चीज़ बहुत अच्छी तरह से पता चला कि हम अपने परिवार के सदस्यों को सेफ़ रखें, और दूसरी बात इंडस्ट्री के हिसाब से हमें शेल्फ़ लाइफ बढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है। पर शेल्फ़ लाइफ के विज्ञान के पीछे सेफ्टी है। अगर आप सेफ़ रखेंगे खाने को तो शेल्फ़ लाइफ आप ही बढ़ेगी। ये हम मेरे हिसाब से तो ये आता है। यस, मैं तो ये चाहूँगा कि जितने भी लोग आज हमको सुन रहे हैं या आपको जब भी मौका मिल रहा है इन चीज़ों के बारे में जब आप हमसे सुन रहे हैं तो आपको ये प्रभावित करी होंगी, और जो लोग इसको आगे बढ़ा करके, क्योंकि ये पूरे भारत में बहुत बड़ा काम है ये, तो जितने लोग इससे जुड़ना चाहें जुड़ें और अपने अपने प्रोडक्ट्स में ट्रायल्स करें, और कैसे ये इंट्रोड्यूस करके आप सेफ प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, लॉन्गर शेल्फ लाइफ दे सकते हैं, हेल्दियर प्रोडक्शन कर सकते हैं, उतना आप आगे आएँ और हम लोग बहुत खुश रहेंगे। वी विल बी प्लीज्ड टू। नहीं, मैं तो आपने सही कहा। अब मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, एक मूवमेंट बनाएं और इसके नए एप्लीकेशंस को यूज़ करें। कितने ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो हमें यूज़र से मिले, जो हमें खुद नहीं पता था। तो यूज़र लोगों ने हमें बताया कि L44 के इस्तेमाल से हम अलग अलग नए प्रयोग करें और उनको उनमें बेनिफिट मिला। बहुत सारे FSSAI ने माइक्रोबियल स्टैंडर्ड्स एस्टेब्लिश किए हुए हैं फॉर हाइजीन एंड ऑल्सो फॉर प्रोडक्ट्स, लेकिन अचीव नहीं हो पा रहे क्योंकि अपनी जो करेंट प्रोसेस जो हैं सैनिटेशन की इफ़ेक्टिव नहीं रहती और प्रोडक्ट्स भी डिफ़िकल्ट हैं। तो L44F यूज़ करके उन स्टैंडर्ड्स को भी पाने के लिए आप अपनी क्षमता बढ़ा सकते जी। ठीक है, तो हमारा जो भी प्रोडक्ट है वो एक किचन से लेके
एक 5 स्टार होटल तक जा सकता है, एक रास्ते में रोड में बैठा हुआ सब्जी वाला वो भी इस्तेमाल कर सकता है, बेकरी में भी इस्तेमाल हो सकता है, डेयरी में भी इस्तेमाल हो सकता है, मिठाई के दुकान में भी इस्तेमाल हो सकता है। तो इसकी जो स्कोप है, इस विज्ञान को अगर लोग समझें, हर समय कहते हैं कि हम अपनी लाइफ में वैल्यू एडिशन कैसे कर सकते हैं, कि इनकम को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो ये तो है ही, सेफ्टी के साथ कमर्शियली भी ये प्रॉफिटेबल है। तो इस डिस्कशन में आपको आने के लिए, आपका सहयोग देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो थैंक यू ओसवाल जी, थैंक यू निकिता एंड थैंक यू मनीषा। अब इस रिसर्च को यहाँ आप ही कंक्लूड करते हैं, पर ये हमारा पहला पहल था। इसके आगे हम और भी नए डिस्कशन में हम लोग फिर मिलेंगे आपके साथ। धन्यवाद।